पार्लिमानी पॉलिटिक्स की बात पाकिस्तान में की जाती है। दूसरा साल शुरू हो चुका है, पार्लिमानी साल की बात कर रहा हूँ। क्या लगता है आपको कि जो क्रिटिक्स बात करते हैं कि जो सॉवरेनिटी थी पार्लिमान की या जो पार्लिमान का इंस्टीट्यूशन है उसको पिछले चंद सालों में हमने बेतौकीर होते हुए देखा। आपकी अपोजिशन ने आपको अक्यूज़ किया कि प्रेमिसेस के अंदर से कुछ एमएनएस को गिरफ्तार किया, जो पीटीआई के एमएनएस थे स्पेसिफिकली। अब आकर आपको क्या लगता है कि वो जो सैंक्टिटी पार्लियामेंट की थी वो बहाल करने में कामयाबी दूर की बात, लेकिन उस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं या गवर्नमेंट जो है एम्पावर कर रही है इस इंस्टीट्यूशन को? जी, पाकिस्तान की जो सियासी तारीख है उसमें पार्लिमान बड़ी वाज़ेह वजूहात की बिना पे सबसे कमजोर सतून है हमारे आइन का। हालिया सालों में तो आपको मालूम है कि जुडिशरी ने भी जिनको सियासी जमातें बशमूल मेरी जमात के हमने एम्पावर किया, अब वो भी एक ताकतवर हलीफ बनकर सामने आ गए हैं। लेकिन पार्लिमान बतौर इंस्टीट्यूशन, यानी एग्जेक्टिव जो अगर से पार्लिमान से ही निकलती है, लेकिन उसके अलावा पार्लियामान खुद जो है उस पर तो बहुत काम होना है। उस पर पाकिस्तान की सियासी जमातों का भी मुकम्मल फोकस और यकीन नहीं है कि यही सोर्स है पाकिस्तान में पॉलिटिकल पावर का। और उसके जो दूसरे इश्यूज हैं पार्लियामान को तकवीयत देने के, उसमें मेरी जमात को इस्तिस्ना नहीं है। लेकिन ये बात जरूर है कि जो आज की ऑपोजिशन है, उस वक्त जब हुकूमत में थे, मैं पार्लियामान में मौजूद था जब जून 2021 में इन्होंने वफाकी वज़रा ने डेस्कों पर चढ़कर हमें बजट की किताबें मारी थी, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को और हम लोग जो ऑपोजिशन के थे। ठीक। तो वो जो लोग सैंक्टिटी की बात करते हैं वो उनके दौर में ज्यादा खराब हुई थी। लेकिन इससे कतई नजर के किसने किस दौर में क्या किया, ये तो एक तवील मुद्दती प्रोजेक्ट है कि हमारे जो सियासी जमातें हैं, खासतौर पर उनके कायदीन हैं, उनका खुद भी पार्लियामान पर यकीन हो और असल में वो ये भूल जाते हैं वज़राए आज़म और दूसरे वजीर बन के या वज़राए आला बन के कि असल जो उनका ताकत का मंबा है वो बिल आखिर पार्लियामान ही है। पाकिस्तान में मेरा इस पर बड़ा यकीन है कि अगर हमें इंतहा पसंदी से लड़ना है तो इंतहा पसंदी के खिलाफ जो आखिरी किला है वो भी पार्लियामान है, जो वफाकियत का आखिरी किला है वो भी पार्लियामान है। लेकिन इस पर यकीन करना और इसको सिस्टमैटिकली और सोच समझ कर उसको तकवीयत देना तो अभी जो है वो दूर है हमारे सियासी सफर में। अच्छा, और इसके अलावा जो एक फोर्स ऑफ लॉ होती है पार्लियामान के अंडर, लेट्स से जो पॉलिटिकल लीडर्स जिनके अरेस्ट हो जाते हैं, हमने ये देखा कि पीटीआई के दौर में भी तनकीद पीएमएलएन की यही थी कि प्रोडक्शन ऑर्डर स्पीकर जारी नहीं कर सकते, उनको मदऊ नहीं कर सकते। मोहसिन दावड़ साहब के केस में ये हो चुका है पहले। अब अगर आकर दोबारा से वही प्रैक्टिस रिपीट होती है कि चेयरमैन सेनेट का आप देख लीजिए प्रोडक्शन ऑर्डर वो जारी करते हैं, एजाज चौधरी साहब को उसके बावजूद सेशन में लाया नहीं जाता। रज़ा रब्बानी साहब ये डिमांड कर रहे हैं कि जो इम्प्लीमेंटेशन नहीं करता जो पार्लियामान में स्टाफ में मौजूद अफसर इस प्रोडक्शन ऑर्डर की, तो उसको नौकरी से बरतरफ कर दिया जाए। तो डिफरेंस फिर क्या हुआ? जो पीटीआई के दौर में हम तनकीद करते थे कि पार्लियामानी जो वर्क एथिक्स हैं वो मुतासिर हो रही हैं, अब भी उसी की कंटिन्यूएशन दिखाई दे रही है। डिफरेंस क्या है? जी, और ये डिफरेंस जो है वो हुकूमत को दूर करना चाहिए। मैं अपनी जाती राय दे रहा हूँ, क्योंकि मुजम्मिल साहब, मैं बराह रास्त इस सारे प्रोसेस में, क्योंकि मैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है पार्लियामान की, उसका रुकन था, तो हमने तो ये दर्जनों दफा ये सारे केसेस जो मुस्लिम लीग नून के जो कायदीन जेल में थे, पीपल्स पार्टी के कायदीन जेल में थे, हम दोनों मिलके दोनों जमातों ने केस प्लीड किया और उसके ऊपर पूरा जो है वो एक पूरा मुकदमा लड़ा। और यहाँ तक कि फिर हुआ, मैं वाज़ेह कह दूं कि उस वक्त के जो स्पीकर साहब थे उन्होंने हमें कह दिया कि राना सनाउल्लाह का प्रोडक्शन ऑर्डर इशू नहीं होगा, बाकियों के बाकियों पे भी उन्होंने बड़ा लेतो लाल किया, लेकिन फिर आखिर जो है खुर्शीद शाह साहब का और उसके बाद शाहिद खकान अब्बासी का, एहसन इकबाल के प्रोडक्शन ऑर्डर इश्यू हो गया। लेकिन राना सनाउल्लाह का उन्होंने आखिर तक जो है वो प्रोडक्शन ऑर्डर देने से इनकार कर दिया। लेकिन ये बात जरूर है, और इसमें फिर जो हमने चंद मिनट पहले गुफ्तगू की कि पार्लियामान एक सतून है और एक इंडिपेंडेंट इदारा है, और उसकी जो तौकीर है वो खुद सियासी जमातों ने और उनकी बनाई हुई हुकूमतों ने कायम करनी है। मेरी ये तवक्को है कि जो भी रुकावट है उसे दूर करके
जो सेनेटर साहब हैं उनको पार्लियामान के अंदर जो कार्रवाई है उसका हिस्सा बनाने के लिए लाना चाहिए सेनेट के अंदर। और लेजिस्लेटिव एथिक्स जो होती हैं, मतलब पीटीआई के दौर में भी 30-40 ऑर्डिनेंसेस पास हो गए, अब आपके ऊपर भी एक्यूजेशन यही है कि बिल बुलडोज हो जाते हैं, डिबेट नहीं होती, पहले से माइंड प्री मेडिटेटेड बना होता है लेकिन एक रस्मी कार्रवाई कर ली जाती है। तो ये जो वर्क एथिक है इसको कौन ठीक करेगा? अगर ये तमाम पार्टीज इसका शिकार रही हैं तो फिर कंसेंसस क्यों नहीं होता इस पर? जी देखिए, इसे सवाए लीडरान के कोई दुरुस्त नहीं कर सकता। और उसमें ये नहीं कि सिर्फ वज़ीर आज़म का काम है, जो दूसरी जमातों के पार्लियामेंट्री हेड्स हैं अगर वो संजीदगी से पार्लियामान के प्रोसेसेस को लें। हमने ये देखा है कि बजट के मौके पे अगर ऑपोजिशन जो है वो संजीदगी का मुजाहरा करे तो उस पर जो है वो कुछ प्रोसेस हो जाता है संजीदा, क्योंकि उस वक्त ऑपोजिशन के सामने एक अपॉर्चुनिटी होती है कि जी वो गवर्नमेंट को डैमेज कर सकें। उसके अलावा तो कम ही देखा गया है कि एक दफा जब, और अगर कोई बहस होती भी है, तो मैंने कहा मैं इन सब मामलात में बहुत गहरी मेरी नजर भी है और मैं इन्वॉल्व रहा हूँ। डिबेट अगर होती है तो वो स्टैंडिंग कमेटीज में होती है। एक दफा स्टैंडिंग कमेटी से बिल होकर आ जाए पार्लियामान के अंदर तो कम ही उसमें कोई मजीद बहस हो गई या मजीद तभी होगी अगर गवर्नमेंट चाहेगी। लेकिन इसमें जिसका मैंने कहा कि ये एक सोच समझ कर एक डिलिबरेट एम्पावरमेंट ऑफ पार्लियामेंट हमारे कायदीन करेंगे तो ये होगा, क्योंकि उन्होंने वो इंसेंटिव देने हैं वज़रा को भी और मेंबरान को भी कि वो पार्लियामान में आकर जो है वो कार्रवाई का हिस्सा बने। और अगर देखें मेंबरान को ये नजर आएगा या वज़रा को नजर आएगा कि पार्लियामानी कार्रवाई जो है उनके करियर को आगे लेकर जाएगी तो वो काम करना शुरू कर देंगे। अब एक जमात ऐसी है जहां आगे बढ़ने के लिए हुकूमत को गाली देना जरूरी है, हुकूमत को लान तान करना जरूरी है, तब आपकी जो है वो वहां तारीफ होती है। तो अगर वो इंसेंटिव ही सारे जो हैं वो डिसरप्टेड हुए होंगे कि जी आप गाली दें तो आप ज्यादा आपको तरक्की मिलेगी, तो हमारे लीडरान ने ये काम करना है कि वो अगर इंसेंटिव दें पार्लियामेंट्री वर्क को और उसको प्रायोरिटाइज करें तो पार्लियामान भी अपना फंक्शन करना शुरू कर दे। सही। और इसके अलावा मतलब नॉट जस्ट पीटीआई, पीपल्स पार्टी भी तनकीद कर रही है। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास नहीं होता। अब आज जरदारी साहब खिताब करते हैं पार्लियामान से, कहा जा रहा है कि बिलावल भुट्टो साहब की भी वज़ीर आज़म से जल्द मुलाकात होगी। तो उनके जो ग्रीवेंसेस हैं, आपको लगता है कि इसको इमरजेंसी बेसिस पे इसीलिए हल करना चाहिए आपको? बिकॉज अगर आपके एलाइज साथ नहीं देते और इन हाउस चेंज की तहरीक चल पड़ती है तो फिर तो बड़ी वीक फुटिंग पे खड़ी हो जाएगी हुकूमत आकर। नहीं, पहले तो ये कि इन हाउस तब्दीली तो बहुत कम इम्कानात हैं, हमेशा रहते हैं लेकिन बहुत कम है। पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद जारी रहेगा। दोनों पार्टियों का की बका का ये मामला है, क्योंकि हम एक फाशिस्ट जो दूसरी जमात है उसका सामना कर रहे हैं। तो इसके लिए यूनिटी बहुत जरूरी है कि सेंटर लेफ्ट और सेंटर राइट जो है वो इकट्ठा हो फाशिज्म के मुकाबले में। लेकिन जो वैसे ज़ेरे अताब तो वो है ना, रहनुमा उनके गिरफ्तार हो रहे हैं, तो वो तो आप पर फाशिज्म को अक्यूज करते हैं ना, आप उनको कह रहे हैं। वो करते रहेंगे, लेकिन बहरहाल उनकी जबिलत जो है, जो उनका रिकॉर्ड है 2014 से लेकर 2024 तक, जब तशद्दुद को एक हथियार के तौर पर सियासत में इस्तेमाल किया जाता है, वो फाशिज्म की बुनियादी डेफिनेशन है। तो लिहाजा उसके ऊपर जो है पाकिस्तान की और किसी जमात ने उस तरह अपने सियासी मकासद के लिए तशद्दुद का इस्तेमाल नहीं किया, आग नहीं लगाई, पार्लियामान के जंगले नहीं गिराए, पीटीवी के हेडक्वार्टर पर डंडों से कब्जा नहीं किया, पुलिस के सैकड़ों एहलकारों की को जदों को और हड्डियां नहीं तोड़ी। तो इसका तो और सिवाय एक जमात के और किसी के पास ये जो है रिकॉर्ड नहीं है। तो लिहाजा हम उनको समझते हैं कि हम फाशिज्म के खिलाफ जो है दोनों जमातें मिलकर इस वक्त बरसरे पैकार हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी के बहुत सारे जो इशूज हैं, मैं तवक्को कर रहा हूँ, अब मार्च का वक्त आ गया है तो आने वाले बजट में उनके जो इश्यूज हैं उन्हें रिजॉल्व कर दिया जाएगा, जो भी उनके मामलात हैं। लेकिन बहरहाल एक मखलूत हुकूमत है और उसके अंदर जो पॉलिसी डिफरेंसेस हैं वो जारी रहेंगे। लेकिन हमारे देन में तो ये है कि पिछले एक साल में जब हसास तरीन मौके पर पीपल्स पार्टी ने हुकूमत का साथ दिया और हमारी ये तवक्को है कि ये साथ जारी रहे। ठीक है। और इसके अलावा जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, इस पर भी जो महंगाई कम होने का दावा किया जाता है, साथ साथ अवैस लगारी साहब ने यह कहा कि 6 साल में गर्दिशी कर्जा हम ख़त्म कर देंगे जो 2400 अरब रुपए एट दिस पॉइंट। ये बहुत एम्बिशियस चीज़ नहीं है, प्रैक्टिकल है ये?
जी डुएबल है, उसके लिए दो तीन काम करने हैं, लेकिन कि महंगाई में तो कमी होगी। इसका मतलब है कि कीमतें अब मजीद नहीं बढ़ रही। ये बात तो पाकिस्तानी जो करियाने की दुकान पर जो खरीदते हैं चीजें, उन्हें जाके एहसास है कि ये अब कीमतें मजीद नहीं बढ़ रही। और जो है हमने हालिया हफ्तों में देखा है कि सब्जियों की कीमतें घटी हैं पहले से, वाज़े तौर पे नजर आ रहा है। वहां भी मंडियों में सब्जियों की कीमतें घटी हैं। आटे की कीमत जो है पिछले मौसम गर्मा से जो है वो कम हुई हुई है। तो ये दो चीजें तो जिनकी कीमत घटी है। जो चीजें चैलेंज में है वो घी चैलेंज है, चीनी चैलेंज है, जो यानी अशियाए खुर्दोनोश की बात हो रही है। ठीक है। और उस तरह बिजली की कीमत जो है उसमें जो वजीर साहब हैं वो जरूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने आईपीपी के मामले में कुछ कामयाबी भी हासिल की है। लेकिन जो गर्दिशी कर्जा बंद करने का जो असल मेजर स्टेप होगा अगला, वो ये है कि जो हुकूमत के मलकियती बंद पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जिनकी मुलाजमीन की तनख्वाहें जो हैं वो उस कैपेसिटी चार्ज से दी जा रही है, असल में उनको बंद करना है। उसके लिए थोड़ा सी बोल्डनेस चाहिए कि उनको बंद किया जाए फौरी तौर पे। और कुछ इसका जिक्र हो रहा है, अल्लाह करे उस पर भी अमल दरामद हो जाए, कि जो बिजली के बिलों में दूसरे महकमों के टैक्सेस डाले हुए हैं वो उठा लिए जाएं। तो वक्त के साथ साथ ये मुमकिन है कि आई थिंक गर्दिशी कर्जा इतना बड़ा इशू नहीं है जितना इशू ये है कि पाकिस्तान के अवाम को और पाकिस्तान की इंडस्ट्री को बिजली के बिलों में रिलीफ दिया जाए। और इंशाल्लाह ये मुमकिन हो जाएगा इस साल के आखिर तक।